हेलो दोस्तों। क्या हाल है सभी के? सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि कल हमने हिस्ट्री की मूल ढांचे की क्लास यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की क्लास पढ़ी थी और उसमें जाना था कि इतिहास को कैसे कैसे हम जान सकते हैं और कैसे कैसे उसको किन किन भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आज जानेंगे, इतिहास की दूसरी क्लास है आज और उसमें जानेंगे उससे आगे की कहानी। हमने कल स्टार्ट किया था सारा का सारा बेसिक स्ट्रक्चर जानकर और हमने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास में स्टार्ट किए थे सबसे पहले आंदोलन। और आंदोलनों में भी सबसे पहले स्टार्ट किया था 1905 से लेके 1947 तक के सभी आंदोलन हमको याद होने चाहिए, ठीक है, हमारी उंगलियों पर होने चाहिए, क्योंकि किसी का भी क्रम पूछ सकता है, किसी का भी सन पूछ सकता है, या कोई भी आंदोलन देकर आपको सन के बारे में या क्रम के बारे में पूछ सकता है कि किसके बाद कौन सा आंदोलन चला। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे याद सारे के सारे आंदोलन होने चाहिए। उसके लिए जैसे कि मैंने एक ट्रिक लिखवाई थी कल, और 1905 से और 1920 तक की दो ट्रिक लिखवाई थी याद करने के लिए। आज की क्लास जो होगी उससे आगे बढ़कर होगी। आज की क्लास में हम 1947 तक सारी की सारी ट्रिक लिख लेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। इतिहास। और इतिहास को हमने कल जान लिया था कि इतिहास को कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया, तो कल तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल कल पढ़ा था हमने 20 तक, 1920 तक। अब 20 से आगे चलेंगे। जैसे कि कल हमने पढ़ा था 5, 6, 7, 9, 11, 16, 16, ये क्या है? ये सन है, ठीक है। इन इन सनों में हमारे कोई ना कोई आंदोलन हुआ था, जैसे कि ऐसे, ठीक है। और इससे आगे हमने पढ़ा था 17, 2 बार 18 और 5 बार 19, ऐसे करके ये पढ़े थे। इससे आगे की कहानी क्या है? ये 20 तक हमने 19 तक पढ़ लिए थे। अब स्टार्ट होगा 20 से 1919 तक, खिलाफत आंदोलन तक सारे लिख लिए थे। अब स्टार्ट होगा कहाँ से? 20, 22, 23, फिर क्या चलेगा? 3 बार 28 और 1 बार 29। और इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है? कल मैंने बोल के भी बताई थी इसके लिए शॉर्ट ट्रिक, आसान चोरी। आज हम इसको सारे को लिखकर और अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बंगाल विभाजन, और उसमें क्या क्या हुआ था वो जानेंगे, ठीक है। आसान चोरी। आसान चोरी कौन करती है? स्वयं साइना। बार पूर्ण, और पूरा का पूरा पूर्ण बार, पूरा बार खाली कर देती है, ठीक है। चोरी कौन करती है? साइना। और पूरा बार खाली कर देती है। चलिए, आसान से क्या बनेगा हमारा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं? किसने स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था गांधी जी ने। इसके मुख्य नेता थे गांधी जी, और एक बहुत अच्छा आंदोलन इसको माना जाता है। सभी ने इसकी सराहना की थी और जितने भी नेता हमारे हुए हैं सभी इसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन इसमें एक गलत काम क्या हुआ? इसमें गलत काम ये हुआ कि एक चोरा चोरी कांड हुआ 1922 गोरखपुर में, ठीक है। चोरा चोरी एक जगह पड़ती है गोरखपुर में। तो उसमें एक कांड हुआ और वो कांड 22 पुलिसकर्मियों को थाने के अंदर जलाकर मार दिया गया, जिसके तहत गांधी जी को 7 दिन बाद पता चला। गांधी जी गुजरात में थे और गांधी जी ने इसको, किसको? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये भूल कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। इसके तहत ये मानते थे लोग या नेता जो मानते थे कि अगर असहयोग आंदोलन हमारा चालू रहता तो लगभग 1 साल या 2, गांधी जी ने खुद कहा था कि 1 साल बाद आज़ादी ले ली जाएगी। और इसके चलते लगभग 1 या 2 साल बाद जब हम कोई भी, इसका मेन मकसद था क्या असहयोग आंदोलन का? असहयोग आंदोलन का था कि हम कोई सहयोग अंग्रेजों का नहीं करेंगे, ठीक है। अंग्रेजों की वस्तुएं, अंग्रेजों की अदालतें, अंग्रेजों के स्कूल या अंग्रेजों की कुछ भी चीज़, हम हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे। ये था हमारा असहयोग आंदोलन। फिर हुआ क्या? चोरा चोरी कांड 1922।
22। स्वयं से बनेगा हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923। भैया जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया तो कुछ नेता जो थे वो इस चीज़ से नाराज होकर विरोध में आकर उन्होंने असहयोग ये स्वराज पार्टी की स्थापना की। और स्वराज पार्टी की स्थापना करने का मेन मकसद क्या था कि केंद्रीय विधानमंडल में पहुंचकर इनका मानना ये था कि गलियों में सड़कों पे बवाल करने से कुछ नहीं होगा, अब हमें केंद्रीय विधानमंडल में जाकर और अपनी जो भारतीयों की सीटें हैं उनको बढ़ाकर जीतकर और उनको बढ़ाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा या उनका विरोध करना पड़ेगा। साइना को दो भागों में बांट लेंगे और साई से बनेगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था भैया? 1928। और ना से क्या बनेगा? नेहरू रिपोर्ट। अब बात यह आती है कि साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट किस लिए भारत, ये साइमन कमीशन किस लिए भारत आया था और नेहरू रिपोर्ट जो बनाई गई थी वो किस लिए बनी थी? बात आती है ये। आपने एक उसका नाम सुना होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का, ठीक है? कब हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में हुआ ये कि उसमें वो लाया क्या? दोहरा शासन प्रणाली। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड क्या लाए भारत के लिए? दोहरा शासन प्रणाली। यानी कि केंद्र में किसका सत्ता थी? केंद्र विधानमंडल में अंग्रेजों की, और प्रांतीय विधानमंडल में किसकी सत्ता थी? उसमें कुछ मुद्दे जो हैं वो भारतीयों को दे दिए गए। ये था हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसकी जांच के लिए अगले 10 साल सुनिश्चित किए गए, जिसके तहत हमारा साइमन कमीशन भारत आया इसकी जांच के लिए। फिर नेहरू रिपोर्ट बनाई गई इसी के लिए। फिर पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन चला किसके लिए? दोहरा शासन प्रणाली के लिए। उसके बाद आता है हमारा बार। बार से बनेगा क्या? बारदोली आंदोलन। और बारदोली आंदोलन क्या था भैया? इसके मुख्य नेता कौन थे बारदोली के? 1928 में। और मुख्य नेता थे इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी आंदोलन के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी वहां की महिलाओं द्वारा। फिर आता है पूर्ण स्वराज की मांग। ये सारी बातें जब टॉपिक स्टार्ट होगा उसके बीच में लिखवा दी जाएंगी, ठीक है? पूर्ण स्वराज की मांग। और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 में। और किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये हो गई हमारी तीसरी ट्रिक, ठीक है साहब? तो कहां तक पढ़ लिए थे हमने? 1929 तक के आंदोलन, पूर्ण स्वराज तक। इससे आगे की बात आती है अब, इससे आगे की बात क्या आती है? फिर चलेगा 30 से 34 तक। क्या चला हमारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है? और फिर एक सीरीज लिखो 30, 2 बार 30, 2 बार 31 और 2 बार 32। इसके बीच बीच में क्या क्या हुआ? जैसे कि 1930 में दांडी यात्रा। दांडी यात्रा, ठीक है? जब ये स्टार्ट होगी टॉपिक पूरा तो तब पढ़ेंगे कितने किलोमीटर और कितने व्यक्ति इसमें थे, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक हुई, जैसे कि 24 दिन में समाप्त हुई थी, ठीक है? इसके बाद आता है 1930। और 1930 में क्या हुआ? पहला गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, इसका नाम गोलमेज ही क्यों रखा गया? पहला गोलमेज सम्मेलन।
गोल मेज ही क्यों रखा गया? देखिए भाई, एक बड़ी मीटिंग थी, ठीक है, ऐसे गोल मेज थी, और एक मान लो अगर वो मेज ऐसे होती, ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? कोई व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की कुर्सी अगर यहाँ होती पहले नंबर पर, तो वो तो होता मुख्य अतिथि, ठीक है, मुख्य व्यक्ति, और यहाँ वाला, ठीक है, और ये सामान्य में गिने जाते हैं, ठीक। गोल मेज का मतलब होता है जहाँ से इंसान बैठ गया वहीं से उसकी पोजीशन स्टार्ट हो गई, यानी कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, या किसी की मुख्य अलग से कोई पहचान नहीं, कोई पद नहीं। तो ये था हमारा गोल मेज। एक राउंड टेबल थी और उसके चारों तरफ बैठे थे कौन? जितने भी अतिथि बुलाए गए थे। उसमें गांधी जी को, कांग्रेस को निमंत्रण आया था और गांधी जी को बुलाया, लेकिन गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। फिर हुआ क्या इसके बाद? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने क्या क्या मांग रखी थी इरविन जी के सामने? पहली मांग रखी थी कि कांग्रेस के जितने भी नेता जेल में बंद हैं उनको छोड़ दिया जाए, और कांग्रेस के जितने भी नेताओं की संपत्ति तुमने हड़पी है उसको छोड़ दिया जाए। और तीसरी इन्होंने अपनी मांग रखी कि यदि इरविन जी उचित समझें तो उन 3 उद्दंड क्रांतिकारियों के बारे में भी सोचें। किन के बारे में? भगत सिंह, सुखदेव, और कौन थे? अमित, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, ध्यान इधर रखो अपना। फिर हुआ क्या इसके बाद? सेकंड गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। इसके बाद 1932 में हुआ क्या? पूना समझौता। इसी को बोला जाता है क्या? दिल्ली पैक्ट। और ये किसके मध्य हुआ? गांधी जी के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। थर्ड गोलमेज सम्मेलन। भैया किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, समझ में ना आने वाली, या इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो, जैसे कि कुछ गलत आपको लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है भैया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? ये हो गए हमारे 30 से 34 तक, यानी कि 32 तक, तीसरे गोलमेज सम्मेलन। अब बात चलता है लास्ट में 2 बार 39, ये सीरीज चलती है 3 बार 40, 2 बार 42, 1 बार 43, सॉरी 44, 44, 45, 46 और 47। भैया ये हो गए सारे के सारे आंदोलन आपके। इसे लिखने के बाद सारे आंदोलन खत्म, ठीक है। इसको इधर ही लिख लेंगे क्योंकि इसमें एक जो इसका वाक्य है शॉर्ट ट्रिक वाला वो थोड़ा लंबा है, इसको इस साइड में लिखेंगे। चलो, क्या था? 2 बार 39, 3 बार 40। देखो मैं लिखवाने को ऐसे भी लिखवा सकता था कि 39 में क्या हुआ, क्या हुआ 39 में, और 40 में क्या हुआ, जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, मुक्ति दिवस मनाया गया, और 40 में क्या हुआ, ऐसे करके भी लिखवा सकता था। लेकिन उसमें क्या था, आपको याद नहीं होता, याद करने में थोड़ी दिक्कत होती, और शॉर्ट ट्रिक से क्या है जल्दी याद हो जाएगा, तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक लिखवा रहा हूँ। फिर 2 बार 42, 44, 45, 46 और 47। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है? थोड़ी सी अटपटी लग सकती है आप लोगों को, लेकिन 1-2 बार लिख के जब देखोगे तो याद हो जाएगी।
फॉर्म में है पाक, जो कि हर टाइम रहता है, ठीक है। फॉर्म में है कौन? पाक। कब? इन अगस्त। कब है जी? फॉर्म में अगस्त में, ठीक है। फॉर्म में है पाक इन अगस्त। बी, यहां ध्यान रखना है, बी को कास के बाद नहीं लगाना, पहले लगाना है। बी कास भारत, भारत फॉर्मूला, फॉर्मूला बन अपनाता। कौन सा अपनाता? बन अपनाता। तो कवि का कहां होता? तो कवि का माउंट पे होता। माउंट से बनेगा क्या? माउंट बेटन योजना। भैया फॉर्म से क्या बनेगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। किसने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1929 में किसने की थी? हाँ भैया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। और कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस कब कब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? 1938 और 1939, ठीक है। ये 2 वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें 1938 में कहां? हरिपुरा, हरिपुरा में एक अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्ष चुने गए कौन? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है भैया। सुभाष चंद्र बोस हमारे अध्यक्ष चुने गए। और हुआ क्या, इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए और बहुत प्रशंसा इनकी हुई। उसके चलते देखते क्या हुआ, 1939 में इन्हीं को अध्यक्ष के रूप में चुना जाना था। यानी कि पूरी की पूरी सभा बैठ गई और सभा में ये निर्णय लिया गया कि जो ये कहाँ हुआ था 1939 का? त्रिपुरा में। त्रिपुरी, त्रिपुरी जगह पड़ती है, यह वहाँ हुआ था। तो पूरी सभा ने बैठ के क्या निर्णय लिया कि सुभाष चंद्र बोस को ही अगला अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक युवा नेता हैं और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये हमारी जो कांग्रेस पार्टी है इसको एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, गांधी जी हमारे इस चीज़ से थोड़े से नाराज हुए और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस से कहा कि भैया सुभाष, तू इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष है वो नहीं बनेगा। बनेगा कौन? सीतारमैया। सीतारमैया थे एक जो गांधी जी के बहुत अच्छे उनके जो शिष्य थे। तो कौन बनेगा? सीतारमैया। लेकिन हुआ क्या, उस टाइम पे एक दिन पहले इनको बोला गया तो सुभाष चंद्र बोस ने थोड़ा सा ये बोल दिया कि बापूजी देखो, मैं तो जब सब लोग मुझे चुन रहे हैं तो मुझे बनना पड़ेगा। और अगले दिन जब इनकी वोटिंग होनी थी, उस वोटिंग में हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस को नेता जो अध्यक्ष चुन लिया गया कांग्रेस लीग का, कांग्रेस पार्टी का। जो वार्षिक अधिवेशन हर साल होता था कांग्रेस का, ठीक है। लगभग 54 से 55 के समथिंग ये अधिवेशन हुए थे। किसी क्लास में हम उनको सारों को लिख लेंगे ट्रिक वाइज। तो हुआ ये कि गांधी जी ने यहाँ एक बात कही कि अगर तू इलेक्शन लड़ेगा, यानी कि तू अगर अध्यक्ष चुना जाएगा और जीतता है, तो ये तेरी जीत नहीं, सुभाष की जीत नहीं, गांधी की हार होगी। ये कथन किसने दिया? गांधी जी ने। किसको? सुभाष चंद्र बोस को बोला। लेकिन इतने पे भी थोड़ा सुभाष चंद्र बोस इस चीज को आनाकानी करके बात टाल दी और अध्यक्ष चुन लिए गए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष चुन लिए गए, उसके बाद गांधी जी इस चीज से नाराज हो गए। और गांधी जी ने नाराज होकर जब अपनी नाराजगी ज़्यादा जताई तो सुभाष चंद्र बोस ने इस चीज़ को मतलब थोड़ा गहनता से लिया और क्या किया, यहां पद से इस्तीफा दे दिया। कहां? 1939 में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और माना जाता है बंगाल में इसकी स्थापना की, और माना जाता है ये आज भी वर्तमान में भी एक्टिव है बंगाल में। तो इस्तीफा देने के बाद एक क्वेश्चन बनता है, इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए? वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इनके बाद चुने गए थे। ठीक है, ये थी हमारी थोड़ी सी छोटी सी एक सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्ष बनने की कहानी। एक 1928 में
जब ये कांग्रेस से जुड़े, लगभग कांग्रेस से तो पहले ही जुड़ गए थे, लेकिन 1928 में इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, जिसके लिए इन्हें सुभाष चंद्र बोस को एक वरिष्ठ पद दे दिया गया। तो हुआ ये 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928। नेहरू रिपोर्ट पढ़ी जानी थी, और नेहरू रिपोर्ट को पढ़ते कौन? मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जहां नेहरू रिपोर्ट को पढ़ते वहां सभा होनी थी, और उस सभा में नेताजी को पहले से ही, सुभाष चंद्र बोस जी को पहले से ही सेना नायक, यानी कि सेना में एक सर्वोच्च पद का पहले से ही एक दिल में लगन थी कि वो बनना है, लेकिन बन नहीं पाए। इसलिए इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की 1920 में, लेकिन छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि मैं अंग्रेजों के अधीन कार्य नहीं करूंगा या दबकर कार्य नहीं करूंगा। चौथी रैंक आई थी इनकी सुभाष चंद्र बोस की आईसीएस की परीक्षा में, और उस टाइम पे आईसीएस की परीक्षा अंग्रेज तैयार करते थे, और इतनी हार्ड तरीके से करते थे जिससे अंग्रेज ही पास कर पाए, कोई भारतीय पास ना कर पाए। उसमें भी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने ये परीक्षा पास की और नौकरी छोड़ दी। फिर 1928 में जब ये नेहरू रिपोर्ट आनी थी, तो इनको एक सर्वोच्च पद दे दिया गया कांग्रेस में, और के अच्छे कार्य करने के ऊपर, इनकी छवि को देखते हुए। उस टाइम पे नेहरू रिपोर्ट के लिए मोतीलाल नेहरू जी आने वाले थे गाड़ी से, और हमारे गांधी जी आने वाले थे, और एक दो नेता जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब आने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया, लगभग 80 से 90 जो नौजवान थे उनकी एक टीम बनाई, और उनको खाकी वर्दी पहनाकर, टोपी पहनाकर, और खुद भी सेना नायक बनकर उनके साथ बाहर खड़े हो गए स्वागत पर। जैसे मोतीलाल नेहरू गाड़ी से उतरते हैं तो इन्होंने सैल्यूट किया, और उसकी प्रशंसा मोतीलाल नेहरू ने की। और भी नेता जो थे उन्होंने भी इस चीज़ की प्रशंसा की, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस चीज़ को अच्छा बताया। लेकिन गांधी जी गाड़ी से उतरते हैं, और गांधी जी को जब सैल्यूट किया गया तो गांधी जी के मुंह से एक कुछ छोटे से शब्द निकले कि बंदरों की फौज तैयार करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन हमारे सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनका दिल बहुत बड़ा था, और वो इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा दिल पर नहीं लेते थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने ज़्यादा उस चीज़ को दिल पर नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा फर्क डालती हैं। आगे बात करते हैं। मुक्ति दिवस मनाया गया। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी, इसके उपलक्ष्य में मुस्लिमों ने मुक्ति दिवस मनाया। कब मनाया था भैया? 39 को। पाक की मांग कब हुई? 1940। इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव। 1940 में। बी से बनेगा हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। बात आती है क्रिप्स मिशन। भैया क्रिप्स मिशन बताओ। क्रिप्स मिशन कब? 1942। बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन। उन्नीस 42। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन गिरफ्तार हुए थे? गांधी जी गिरफ्तार हुए। गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी गिरफ्तार हुई, और गिरफ्तार हुई सरोजनी नायडू। ये तीनों गिरफ्तार करके कहाँ इनको डाला गया? एक जेल थी आगा खां महल पुणे में, जो महाराष्ट्र में पड़ती थी, उसमें इनको बंद कर दिया गया। और 1944 में हुआ ये कि कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, और उनकी जो समाधि स्थल है वो बनाया गया कहाँ? आगा खां महल में ही उसको बना दिया गया। फिर बात आती है, फॉर्मूला से बनेगा राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी फॉर्मूला। इसके बाद वन से बन सकता है क्या? बेवल योजना। बेवल योजना ये कब हुआ था? 1944 में। बेवल योजना कब आई? 1945।
फिर कभी से बनेगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। और बाद में लास्ट में आता है हमारा माउंट बेटन, 1947। ये सारे हमारे आंदोलन है, ठीक है। और ये ऐसे याद नहीं होंगे कि बस लिख के छोड़ दिए, इनको रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे कि 1 से लेके ये 5 से लेके 16 तक एक दिन 4-5 बार कॉपी पे लिख के देख लिए तो याद हो जाएंगे। फिर 17 से लेके 19 तक कॉपी पे 4-5 बार लिख के देखे तो याद हो जाएंगे। फिर 20 से कहाँ तक, 29 तक, और फिर 30 से 32, और 39 से 47, ऐसे करके जब बार बार कई बार लिख कर देखोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है भैया। अब बात चलती है, टॉपिक आता है सबसे पहला। कौन सा टॉपिक था सबसे पहला? अब बात आती है हमारे पहले टॉपिक की। कौन सा है पहला टॉपिक? बंगाल विभाजन। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में हुआ था। तारीख क्या थी? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है साहब। अब बात चलती है हमारी बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन के समय पे हमारे जो वायसराय थे वो कौन थे? बंगाल समय पे जो वायसराय थे बंगाल विभाजन के, वो लॉर्ड कर्जन थे। और लॉर्ड कर्जन की एक नीति होती थी। क्या नीति थी? डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति किसकी थी? लॉर्ड कर्जन की। हुआ ये कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, लेकिन 1903 से ही हमारे जो कर्जन साहब थे वो जाने लगे कहां? कहां जाने लगे भैया? हमारा भारत, प्यारा भारत, ये कुछ ऐसा है ना। ठीक है साहब, ये कुछ ऐसा भारत है हमारा। अब बात आती है क्या, ये था हमारा बंबई प्रांत, और ये था हमारा सबसे बड़ा प्रांत बंगाल प्रांत, जो कि सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था, छोटा नागपुर भी था, ठीक है, इसी क्षेत्र में। तो हुआ ये कि बंगाल से जितने भी क्रांतिकारी निकल रहे थे वो बंगाल से निकल रहे थे। कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन होता था कहाँ होता था? बंगाल में। तो अंग्रेजों को कोई भी गोली मारकर चला जाता था तो कहाँ से निकलता था? बंगाल से। यानी कि कह सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां जितनी भी ज्यादातर हो रही थी वो बंगाल प्रांत से ही हो रही थी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल प्रांत। फिर हमारे लॉर्ड कर्जन आए 1905 में, और लॉर्ड कर्जन ने आके क्या किया कि ये जो बंगाल है ना, बंगाल के अगर 2 विभाजन हम कर दें तो इसमें क्या होगा, हमें आसानी हो जाएगी राज करने में, ठीक है। और इनकी नीति थी फूट डालो राज करोगी। तो ये 1903 से ही लगातार जाने स्टार्ट हो गए कहाँ? बंगाल। और बंगाल के जो छोटे बड़े राजा थे उनसे मिलना स्टार्ट किया। राजाओं को प्रलोभन देने लगे, किस चीज़ का? कि आपके बंगाल में शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही, आपके बंगाल में खाना पीना हम लोग नहीं दे पा रहे अच्छी तरीके से, कोई सुविधा नहीं दे पा रहे सरकारी तौर पे। तो किस वजह से? कि हमारी जो प्रशासनिक सेवा है वो बंगाल में अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है। ये इन्होंने प्रलोभन दिया राजा को, जो वहाँ के राजा थे। अब जो प्रजा थी वो इस चीज़ को जानती थी कि लॉर्ड कर्जन बंगाल के टुकड़े करना चाहता है, और इसका कारण प्रशासनिक सुविधा नहीं
बल्कि बंगाल का जो क्रांतिकारी आंदोलन करना या फिर बंगाल की कोई क्रांतिकारी गतिविधियां करना, ये सब चीजें हैं, ना कि प्रशासनिक सेवा। तो फिर क्या हुआ, इसमें राजा को समझाया किसने, प्रजा ने बताया, तो राजा भी इस चीज से फिर इनकार करने लगे। 1904 तक ये सिलसिला चला। फिर 1905 में जब कर्जन को लगा कि राजा नहीं मानेंगे और ये काम एक राजा की सहमति से या इनकी सहमति से नहीं होगा, इसलिए हमें जो करना है वो करना है, तो इन्होंने लागू कर दिया क्या, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को, और बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए। ठीक है, और एक जिसको कहा क्या गया पूर्वी बंगाल, असम क्षेत्र सारा पूर्वी बंगाल में आता था, और एक को कहा गया पश्चिमी बंगाल। इस पूर्वी बंगाल में सबसे ज्यादा संख्या जो थी वो मुस्लिमों की थी। ऐसा नहीं है कि यहां हिंदू नहीं रहते थे, हिंदू भी रहते थे, लेकिन ज्यादातर संख्या जो थी वो मुस्लिमों की थी। और इधर जो ज्यादा संख्या थी वो किसकी थी, वो हिंदुओं की संख्या थी ज्यादातर। ठीक है, इधर ज्यादा संख्या थी हिंदुओं की। ये जो पश्चिमी बंगाल था, इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते थे, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छोटा नागपुर और बिहार तक के क्षेत्र इसमें आते थे। ये पूर्वी बंगाल था, इसमें क्या आता था, बांग्लादेश, ढाका और असम क्षेत्र। ठीक है, इधर का जो हेडक्वार्टर था यानी कि मुख्यालय क्या था, ढाका, और इसका मुख्यालय क्या था, कलकत्ता। ठीक है जी, ये हमारे विभाजन कर दिया गया किसने, कर्जन ने, और इसका विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। और इसको मनाया क्या गया, इस विभाजन को मनाया किसने मनाया, भारतीय लोगों ने, भारतीयों ने मनाया। किस, एक तो मैत्री दिवस में के रूप में मनाया, एक मैत्री दिवस, एक शोक दिवस, शोक दिवस, और तीसरे नंबर पर रक्षाबंधन दिवस। अच्छा, ये पर्व के रूप में क्यों मनाया गया, रक्षा बंधन दिवस, ये तीनों पर्व क्यों मनाए गए, मैत्री दिवस यानी कि मित्रता दिवस, और शोक दिवस, शोक दिवस के आप जानते हैं शोक मनाना, और रक्षाबंधन दिवस, रक्षाबंधन दिवस तो मनवाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको मनवाया था, वो बताऊंगा क्यों। लेकिन मैत्री दिवस, शोक दिवस और रक्षाबंधन दिवस इसलिए मनाया गया, यहां जबरदस्ती बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लेकिन यहां की जो जनता थी वो पूरे देश को और देश से बाहर एक संदेश पहुंचाना चाहती थी कि हमको जबरदस्ती अलग किया जा रहा है, हम अपनी मर्जी से अलग होना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने आपस में, जो इधर के लोग थे और इधर के लोग थे, उन्होंने आपस में मैत्री दिवस मनाया, शोक दिवस मनाया बिछड़ने के लिए कि हम बिछड़ रहे हैं, हमको अलग किया जा रहा है, और रक्षाबंधन दिवस मनाया। इसका सबसे बड़ा असर कहां पड़ा, इन तीनों चीजों का सबसे बड़ा असर पड़ा इसके 6 साल बाद 1911 में, जब जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी भारत घूमने आए दिल्ली दरबार 3rd में। और इन्होंने जब लगातार ये जो है विरोध करते रहे तो जॉर्ज पंचम ने इस फैसले को सीरियस लिया, और फैसले को सीरियस लेके 3 घोषणाएं की कि ठीक है, बंगाल विभाजन हम रद्द करते हैं। तो रद्द कब हुआ, 1911 में, बंगाल विभाजन हम रद्द करते हैं। दूसरी घोषणा की कि बंगाल से काटकर बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर अलग किए जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी घोषणा की कि कलकत्ता से राजधानी चेंज होकर दिल्ली कर दी जाएगी। और दिल्ली राजधानी बनी कब, 1912 में, लेकिन घोषणा कब हुई, 1911 में। और कलकत्ता राजधानी कब बनी थी, 1774 में, और उसकी जो घोषणा हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है साहब, तो ये था हमारा बंगाल विभाजन। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखता हूं। बात आती है बंगाल विभाजन की, ये तो पता चल गया कैसे हुआ बंगाल विभाजन।
इसका जो प्रस्ताव पास हुआ, पहले तो प्रस्ताव पास किया होगा इन्होंने, प्रस्ताव पास किया गया 20 जुलाई 1905 को इसका प्रस्ताव पास हुआ। फिर प्रस्ताव पास होते ही इसका विरोध किया गया और विरोध में एक बैठक हुई। विरोध किसने किया? भारतीयों ने। और वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आरओ में भी आया था ये क्वेश्चन, इस बार आरओ में भी आया था कि वो जो विरोध किया गया था वो कब किया गया था और कहां किया गया था। तो जो विरोध किया गया था वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में किया गया। कलकत्ता में एक बैठक हुई, उसमें विरोध का निर्णय लिया गया। और कलकत्ता में भी कहां? टाउन हॉल में। टाउन हॉल में। अब बात आती है, ये जो विरोध किया तो ये इसके अध्यक्ष, यानी कि इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और आपको अभी बताया था क्या बताया था कि पहली बार भारत में पहली बार आईसीएस की परीक्षा पास की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और दूसरी बार आईसीएस की परीक्षा पास की थी किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बात आती है, एक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और इनके सहायक थे के मित्रा, यानी कि कृष्ण कुमार मित्रा। कृष्ण कुमार मित्रा। और इनकी एक फेमस बुक थी, कौन सी? इनकी एक बुक थी संजीवनी। संजीवनी। और संजीवनी में मुख्य बात क्या मिलती है? संजीवनी में पहली बार बहिष्कार की बात किसमें कही गई? बहिष्कार की बात पहली बार किसमें की गई? संजीवनी पुस्तक में, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? कृष्ण कुमार मित्र के। फिर बात आती है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक बुक थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो कई बार पूछ ली गई है, ए नेशन इन द मेकिंग। ये पुस्तक किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। तो विरोध कब हुआ? 7 अगस्त 1905। और ये वाला क्वेश्चन आरओ में अभी अभी आया था इस बार। और उसके जो कहां हुआ? टाउन हॉल में। कहां हुआ? कलकत्ता के टाउन हॉल में, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्रा ने की। इसके बाद 16 अक्टूबर लागू कब हुआ? बंगाल विभाजन। अभी बताया था बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था भैया? 16 अक्टूबर 1905 को, जिसको 3 रूप में मनाया गया। और 3 रूप में मैत्री दिवस, शोक दिवस और तीसरा रक्षा बंधन दिवस। बात आती है रक्षाबंधन दिवस किसने मनवाया? तो रक्षाबंधन दिवस मनवाया रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा यहीं लिख लेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने मनवाया, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मुख्य बातें थोड़ी सी लिख लेंगे यहीं। रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र में, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले क्या हैं? पहले भारतीय एशियाई। पहले भारतीय एशियाई कौन है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये किसके लिए इन्हें नोबेल मिला था? गीतांजलि।
गीतांजलि पुस्तक थी इनकी एक, गीतांजलि, उसके लिए नोबेल मिला। और नोबेल मिला कब था भैया? नोबेल मिला था इन्हें 1913 में। गीतांजलि लिखी गई, पूछ लेता है कभी कभी, 1910 में। गीतांजलि प्रकाशित हुई 1911 में। और गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला कब? 1913 में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला। और हाँ, गीतांजलि को ट्रांसलेट किसने किया इंग्लिश में? इंग्लिश में अनुवाद टी.एस. इलियट। एक अंग्रेज हुआ करते थे टी.एस. इलियट, उन्होंने किस में किया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किसका किया? गीतांजलि का। ये थी थोड़ी सी रविन्द्रनाथ टैगोर की जानकारी। ठीक है भैया, अब सबसे लास्ट बात आती है इसमें, क्या? बंगाल विभाजन रद्द। बात आती है बंगाल विभाजन रद्द। कब हुआ बंगाल विभाजन रद्द? 1911 में। क्या हुआ था 1911 में? दिल्ली दरबार लगा। और दिल्ली दरबार कौन सा लगा था? थर्ड दिल्ली दरबार। ठीक है, कौन सा? थर्ड। जिसमें भारत घूमने कौन आए थे? भारत भ्रमण पर आए। कौन आए? जॉर्ज पंचम और उनकी बीवी कौन थी? मैरी। ये भारत दौरे पर आए और इन्होंने लगातार चल रहे विरोध को और लगातार चल रहे शोक दिवस, मैत्री दिवस को देखते हुए 3 घोषणाएं की। क्या की इन्होंने? घोषणाएं। वो घोषणाएं क्या थी? पहली घोषणा, बंगाल विभाजन रद्द होगा। दूसरी घोषणा, बंगाल से बिहार प्लस उड़ीसा प्लस छोटा नागपुर काट कर अलग किए जाएंगे। और तीसरी और लास्ट घोषणा क्या थी? कि कलकत्ता से राजधानी बदलकर दिल्ली कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? दिल्ली। और दिल्ली राजधानी बनी 1912 में, लेकिन घोषणा हुई 1911 में। कलकत्ता राजधानी बनी 1774 में, लेकिन ये बनी थी। ठीक है, और घोषणा कब हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अब बंगाल विभाजन में सबसे लास्ट और अहम बात क्या आती है? सबसे लास्ट और अहम बात, इसमें इंपोर्टेंट लगा देना। ठीक है, और किसी दिन मैं इनको सबको एक साथ लिखवा दूंगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ट्रिक के साथ इनको लिखवाऊंगा कि 1905 के तहत
1905 बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के हर साल वार्षिक अधिवेशन हुआ करते थे, जिसमें एक निर्णय लिया जाता था, एक अध्यक्ष चुन लिया जाता था, और जो भी वो अध्यक्ष निर्णय लेता था वो सर्वमान्य होता था। जैसे कि अब कांग्रेस को क्या करना चाहिए, क्या कांग्रेस की नीति होनी चाहिए, इसके लिए हर साल एक अधिवेशन होता था। तो 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन, और ये स्टार्ट हुए थे 1885 से, तो वो सारे लिख लेंगे, लेकिन 1905 का बंगाल विभाजन के समय जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये 1905 का जो अधिवेशन है, ये जिसने किया था, जो अध्यक्ष चुने गए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। भैया अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में, बनारस में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए वो कौन चुने गए? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष चुने गए, जो कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा चलेगा क्या? मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग को हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, और आपका साथ चाहिए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।